नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स क्या वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं? शायद नहीं। और मजे की बात तो ये है कि उनमें से कुछ में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। तो आज हम एटम के इसी अनदेखे, इसी शक्तिशाली पहलू की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एटम के एकदम बेसिक फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक ही परिवार के एटम्स में क्या-क्या फ़र्क होते हैं। इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के रहस्य की दुनिया में कदम रखेंगे, इसकी बड़ी ही दिलचस्प खोज की कहानी जानेंगे और आखिर में उन रहस्यमयी किरणों को समझेंगे जिनका नाम तो हम सबने सुना ही है, अल्फा, बीटा और गैमा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना, कि एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंपल। पर क्या किसी एक एलिमेंट के, मान लीजिए हाइड्रोजन या कार्बन के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? सोचिए जरा। यही सवाल हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया की तरफ ले जाता है। और उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एटम्स के एक खास परिवार से मिलना पड़ेगा। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। हाँ, मानता हूं, नाम सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इनकी खासियतें, इनके गुण एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो परिवार में सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक। इन्हें आप एक ही एलिमेंट के सगे भाई बहनों की तरह समझिए। उनकी पहचान, यानी उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन उनका वजन, जो कि न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, वो अलग-अलग होता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। इसके 3 मेन आइसोटोप्स हैं। पहला प्रोटियम, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा ड्यूटेरियम, जिसमें एक न्यूट्रॉन है। और तीसरा ट्रिटियम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। देखिए, तीनों हैं तो हाइड्रोजन ही, बस जरा-जरा से अलग हैं। चलिए, अब परिवार के अगले सदस्य से मिलते हैं, आइसोबार्स, यानी समभारिक। अब ये मजेदार हैं। ये अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, पर उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनका टोटल मास नंबर। मतलब उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर जो टोटल बनता है वो सेम होता है, भले ही वो एलिमेंट बिल्कुल अलग क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गन और कैल्शियम को देखते हैं। ऑर्गन में है 18 प्रोटॉन्स और कैल्शियम में है 20। जाहिर है, दोनों अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। और बस इसी वजह से ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। और अब हमारे एटॉमिक फैमिली का तीसरा सदस्य, आइसोटोन्स, यानी सम न्यूट्रॉनिक। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। सम न्यूट्रॉनिक यानी सेम न्यूट्रॉन्स। इन एटम्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या एकदम बराबर होती है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट की क्यों ना हो। इसे समझने के लिए सिलिकॉन 30 और फास्फोरस 31 को देखते हैं। सिलिकॉन में है 14 प्रोटॉन्स, फास्फोरस में है 15। बिल्कुल अलग, पर दोनों के न्यूक्लियस में 16 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली 16। और बस यही बात उन्हें आइसोटोन बना देती है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं। आइसोटोप्स, सेम प्रोटॉन्स। आइसोबार्स, सेम मास नंबर। और आइसोटोन्स, सेम न्यूट्रॉन्स। सिंपल। ये स्लाइड इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एटम्स कई तरह के हो सकते हैं, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या होता है जब किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होता, जब वो अस्थिर हो जाता है? बस यही से रेडियो एक्टिविटी का रहस्यमयी सफर शुरू होता है। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या? ये कुछ अनस्टेबल एटम्स का एक नेचुरल गुण है। सोचिए, जब कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो वो बेचैन हो जाता है और स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने अंदर से एनर्जी और पार्टिकल्स बाहर फेंकता है। बस इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये जो इनविजिबल लेकिन पावरफुल किरणें हैं ना, इनकी खोज कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये तो साइंस, कड़ी मेहनत और थोड़े से बाय चांस हुए हादसों की एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1896 में हेनरी बेक्वेरेल के साथ। उन्होंने गलती से यूरेनियम से निकल रही कुछ रहस्यमयी किरणों को खोज निकाला। फिर 1898 में आई मैरी क्यूरी और पिएरे क्यूरी। उन्होंने इस काम को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने ना सिर्फ थोरियम में रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, बल्कि 2 बिल्कुल नए एलिमेंट्स भी खोज निकाले, पोलोनियम और रेडियम। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। जरा इस नंबर को देखिए। रेडियम यूरेनियम के मुकाबले करीब 30 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। 30 लाख गुना!
सोचिए जरा, उस वक्त के लिए कितनी कितनी बड़ी खोज रही होगी। तो सवाल ये है कि ये जो इनविजिबल रेज हैं, ये आखिर हैं क्या? साइंटिस्ट ने पाया कि रेडियो एक्टिव डीके से मेनली 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं: अल्फा, बीटा और गामा। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, ये जो टेबल है ये इन तीनों रेडिएशंस के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम इनके सबसे ज़रूरी गुणों को एक एक करके समझेंगे, जैसे कि इनका नेचर कैसा है, इन पर चार्ज क्या होता है और इनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हैं क्या और इन पर चार्ज कैसा होता है। अल्फा पार्टिकल असल में एक हीलियम न्यूक्लियस है जिस पर +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है तो उस पर -1 का नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा रेज, वेल वो तो हाई एनर्जी लाइट की तरह है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल। अब बात करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर की, मतलब ये किसी चीज के आर पार कितनी आसानी से जा सकती हैं। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स की पावर बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि एक कागज का पन्ना भी उन्हें रोक सकता है। बीटा पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा दमदार हैं, पर असली बाजीगर तो हैं गामा रेज। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, इनको रोकने के लिए लेड या कंक्रीट की मोटी दीवार चाहिए। और अब देखिए आयनाइजिंग पावर, ये पेनिट्रेटिंग पावर से लगभग उल्टी कहानी है। आयनाइजिंग पावर का मतलब है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को धक्का मारकर बाहर निकालने की ताकत, और इसमें अल्फा पार्टिकल्स चैंपियन हैं। इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वहीं गामा रेज की सबसे कम। आप अंदाजा लगाइए, अल्फा की पावर बीटा से 100 गुना और गामा से तो 10,000 गुना ज्यादा होती है। इनके कुछ और भी दिलचस्प गुण हैं, जैसे अपने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स मुड़ जाते हैं, पर गामा रेज, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधी निकल जाती हैं। और हाँ, ये तीनों ही फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना निशान छोड़ सकती हैं और कुछ मटेरियल्स में चमक भी पैदा कर सकती हैं। चलिए, तो हमने आज काफी कुछ जान लिया है। अब वक्त है इन सब चीजों को एक साथ समेटने का, क्योंकि एटम की दुनिया में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराइयां छिपी हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास अलग हो सकता है, इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस का टूटना है, एक नेचुरल प्रोसेस। तीसरी बात, इसकी खोज का श्रेय बेकरेल और क्यूरीज जैसे महान वैज्ञानिकों को जाता है। और आखिर में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस, इन तीनों के गुण, चार्ज और पावर एक दूसरे से बहुत बहुत अलग होते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम सब यानी मानवता एटम के इन अनदेखे, इन जबरदस्त शक्तिशाली गुणों का इस्तेमाल अपने भविष्य को संवारने के लिए कैसे करते रहेंगे, चाहे वो एनर्जी हो, मेडिसिन हो या टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।